Hello everyone. So students, today we are going to start chapter number 4th, Age of Industrialization, class 10th history. So students, this chapter in old book, chapter number 5th, and a new one is chapter number 4th. So that's why I written in the blackboard, in whiteboard, Age of Industrialization, chapter number 4th. So स्टूडेंट्स ये हमारा सिलेबस का जो लास्ट चैप्टर है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द चैप्टर, द टाइटल. सो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ना है. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था फर्स्टली, और इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे स्प्रेड हुआ और उसके पीछे क्या रीज़न थे, कैसे धीरे धीरे उसकी डेवलपमेंट हुई, पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद वर्ल्ड में है जो कैसे स्प्रेड हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन है का प्रोसेस है वो, और इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले है जो कैसे वर्क चलता था, कैसे लोग काम करते थे. सो ऑल अबाउट डिस्कस इन दिस चैप्टर. हम इसके बारे में सारा कुछ डिटेल में है जो वो डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स हैं, तो टॉपिक वाइज हम इसको स्टार्ट करेंगे. पॉइंट्स बनाए हुए हैं मैंने इसके, और पॉइंट टू पॉइंट हम समझेंगे. अगर हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे तो हमें इजीली पूरा चैप्टर है जो समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर स्टार्ट कहाँ से हुआ था और इसका सम अप कैसे होगा. सो ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री का मीनिंग क्या होता है, जहाँ पे कोई भी रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट है वो बनाया जाता है, उसको इंडस्ट्री बोला जाता है, उसको फैक्ट्री बोला जाता है. ठीक है जी. सो यहाँ पे हमारे पास टॉपिक हैं इसके डिफरेंट. बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या होता था. सेकंड है कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्रीज. थर्ड इज द पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज. थर्ड इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ हैंड लेबर. फोर्थ इज द importance of hand labor, and fifth is the life of the workers, and sixth is the life of यहाँ पे मैंने इसको 2 बार राइट कर दिया स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे इसको मैं रेज कर देता हूँ कि ये वन टाइम ये हमारे पास जो प्रोसेस है इंडस्ट्रियलाइजेशन का. ठीक है जी. सो लाइफ ऑफ द वर्कर्स के बाद हमारे पास आ जाता था एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल. ठीक है जी. तो यहाँ पे हम राइट करेंगे एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल. राइट एवरीबॉडी, एज ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स. सो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हमारा टॉपिक है बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या था, ये हमारे पास इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है जी. वहाँ पे हमारे पास जो हमारी बुक है एनसीईआरटी की, वहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई हैं. पिक्चर से आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा. पिक्चर आपने देख लेनी है. पिक्चर क्या रिकॉग्नाइज कर रही हैं, मॉडर्न एज और एशियंट एज, यानी कि मॉडर्न पीरियड और पुराने टाइम के बीच में जो कंपैरिजन किया हुआ है उसमें इस चीज़ का के बारे में बताया हुआ है कि कैसे एक पर्सन के पास अलादीन का चिराग है और अलादीन को वो ऑर्डर करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए. तो वो अलादीन है जो उसको बनाता है, जो भी उसको उसकी डिमांड होती है वो सारी चीज़ें उसको बना के देता है. और दूसरी तरफ है जी एक पर्सन है जिसके हाथ में एक मशीन है, यानी कि एक इंजन टाइप मशीन है जिसके थ्रू वो बिल्डिंग्स बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ब्रिज. ठीक है जी. रेलवेज और बहुत सारी न्यू मशीन्स हैं वो इन्वेंट कर रहा है. सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ओल्ड पीरियड. कि ओल्ड पीरियड में एक बंदा इमेजिनेशन कर रहा है और दूसरा मॉडर्न एज में वो चीज़ें वो प्रैक्टिकली करके दिखा रहा है. ठीक है जी. सो वो चीज़ किसको डिपिक्ट कर रही है, वो चीज़ डिपिक्शन है इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में इतने ज़्यादा चेंज आ चुके हैं जिससे पर्सन है जो वो डिफरेंट इन्वेंशन करके नई नई चीज़ों को इन्वेंट कर रहे हैं. राइट एवरीबॉडी. सो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है जी. प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला पीरियड है जो
उसको हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। इट मीन्स यहाँ पे जो वर्कर है या जो गुड्स हैं, जो सामान है, वो कैसे तैयार किया जाता है जी? वो सामान है जो हैंड से तैयार किया जाता है, यानी कि पर्सन है जो खुद कुछ चीज़ों को बनाते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में बता देता, देयर इज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रोडक्शन फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज। तो यहाँ पे क्या है कि फैक्ट्रीज नहीं है, फैक्ट्रीज की बात नहीं है। यहाँ पे जो भी काम हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जो सामान बना के वहाँ पे इंपोर्ट किया जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है जी, उसको क्या बोला गया? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज, यहाँ पे फैक्ट्रीज नहीं है। इट मीन्स लोग जो काम कर रहे हैं या तो वो अपने घर में कर रहे हैं, या कोई यूनिट बना के कहीं एक बड़ा हॉल है, वहाँ पे 10 या 15 लोग हैं या 20 लोग हैं या 50 लोग हैं, वो मिलके काम कर रहे हैं। तो उस सामान को तैयार करके बना के फिर उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो दैट इज़ द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है जी। फैक्ट्री नहीं है, ये चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है कि फैक्ट्रीज अभी नहीं आई हैं। ठीक है जी। और वर्किंग है जो कैसे की जाती है, किसके अंडर की जा रही है, वो है जी मर्चेंट्स। यानी कि मर्चेंट्स हैं जो, मैं आपको बता देता हूँ, इट वाज कंट्रोल्ड बाय द मर्चेंट्स एंड गुड्स वर प्रोड्यूस्ड बाय वास्ट नंबर ऑफ प्रोडक्शन वर्किंग विद इन अ फैमिली फार्म्स नॉट इन अ फैक्ट्री। ठीक है जी। सो जितना भी बिजनेस है, जितनी भी वर्किंग है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो मर्चेंट्स कर रहे हैं। और जो सामान है वो कैसे तैयार हो रहा है, गुड्स हैं जो कैसे तैयार हो रही हैं, वो एक फैमिली यूनिट है या फार्म्स है, वहाँ पे वो प्रोडक्शन की जा रही है, वहाँ पे सामान है जो गुड्स हैं वो तैयार की जा रही हैं, वो मेड की जा रही हैं। सो यहाँ पे फैक्ट्रीज फिर नहीं है, नॉट इन अ फैक्ट्रीज। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स कीप इन माइंड दिस थिंग, दिस प्रोसेस, दिस वर्क नॉट डूइंग इन अ फैक्ट्री। ये कहाँ पे कर रहे हैं? फैमिली फार्म में कर रहे हैं, या फैमिली यूनिट है, या घर पे कर रहे हैं, या एक फार्म बना के वहाँ पे वो सामान है जो तैयार किया जा रहा है, दैट इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो ये क्वेश्चन भी आता है हमारे पास कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, कि या व्हाट इज द क्राइटेरिया, या व्हाट इज द प्रोसेस अंडर द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसको आपने याद रखना है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो फैक्ट्रीज में नहीं होता था, इंडस्ट्री में नहीं किया जाता था, बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड कॉल्ड अ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। राइट एवरीबॉडी। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है जी? एक फैमिली बेस्ड यूनिट है या फार्म है जहाँ पे वर्कर्स हैं वो सामान गुड्स तैयार कर रहे हैं मर्चेंट्स के अंडर, और वो सामान कंप्लीट होके तैयार होके कहाँ पे जा रहा है? इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट है जो उसको किया जा रहा है। क्लियर है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन 17 एंड 18 सेंचुरी। तो 17 और 18 सेंचुरी में क्या हुआ? सो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, मर्चेंट्स फ्रॉम द टाउन ऑफ यूरोप बिगन मूविंग इन द कंट्री साइड applying money to peasant and artisans, producing them to produce at a time when field was disappearing and commons were being enclosed। तो यहाँ पे मर्चेंट्स क्या कर रहे हैं जी? मर्चेंट्स हैं जो कंट्री साइड में मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और वहाँ पे वो लोगों को एक तरह से मना रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि आप इतना वर्क हमें करके दो, और इसके बदले आपको है जो इतना है जो हम पैसा देंगे, मनी देंगे। दैट मीन्स कि इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मर्चेंट्स एंड द वर्कर्स। और वर्कर्स कौन हैं जी? फैमिली मेम्बर्स हैं, आर्टिसंस हैं जो विलेज एरिया में रहते हैं, वो मर्चेंट्स हैं जो वहाँ पे घूम रहे हैं, कंट्री के डिफरेंट विलेजेस में घूम रहे हैं, और वहाँ लोगों के साथ क्या कर रहे हैं जी? एक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे वो उनको ये बोल रहे हैं कि आपने इतना सामान है, इतना जो ऑर्डर है वो तैयार करना है, और इसके बदले आपको इतनी है जो मनी है जो दी जाएगी, इतना पैसा आपको दिया जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स।
सो ये प्रोसेस है जो 17 और 18 सेंचुरी में जो वो इंडिया में चल रहा था, वर्ल्ड लेवल के ऊपर चल रहा था। इनकम फ्रॉम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोडक्शन सप्लीमेंट देयर श्रिंकिंग इनकम फॉर फ्रॉम कल्टीवेशन। तो इस पीरियड में क्या था, इस पीरियड में एक तरह से जो मर्चेंट हैं वो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन भी करते थे कि उनको पहले तो लालच दे दिया जाता था कि इतना पैसा आपको मिलेगा, और उसके बाद उनको ऑर्डर इतनी बल्क में दे दिया जाता था कि जिससे वो उसको पूरा नहीं कर सकते थे, तो उनकी जो इनकम है वो रिड्यूस कर दी जाती थी। तो एक तरह से जो कंट्री साइड यानी विलेजर्स हैं उनके साथ ये ऐसा व्यवहार किया जाता था, उनको एक्सप्लॉइट भी किया जाता था, जिससे वो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता था, दिक्कत होती थी, उनको प्रॉब्लम्स होती थी। ठीक है जी। तो ऐसे 17 और 18 सेंचुरी में बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन है जो वर्क ऐसे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तैयार किया जाता था, और ऐसे बिजनेस चलता था, ऐसे ट्रेड चलता था। ठीक है जी। सो आई थिंक स्टूडेंट आपको टॉपिक 1 है जो इसके दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है और 17 और 18 सेंचुरी में जो वर्कर है वह कैसे करते थे। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉपिक 2 है जो कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्रीज। ठीक है जी। फैक्ट्रीज कमिंग हुई तब तो कैसा प्रोसेस चला, कैसे है जो ट्रेड चल रहा था, कैसे वर्क है जो वो चल रहा था। तो स्टार्टिंग करते हैं हम कि 1730 द अर्लीस्ट फैक्ट्री केम इन इंग्लैंड। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करें तो जो इंडस्ट्री है उसका जो जन्म जाता है वो कौन है जी, इंग्लैंड है। सबसे पहले इंडस्ट्री कहाँ पे स्टार्ट हुई, इंग्लैंड में। अर्लीस्ट फैक्ट्री स्टार्टअप या केम अप इन इंग्लैंड 1730 यानी कि 18th सेंचुरी में है जो इंडस्ट्री है जो वो स्टार्ट हो चुकी थी, तैयार हो चुकी थी। ठीक है जी। तो फर्स्ट सिंबल ऑफ न्यू एरा वाज कॉटन। सो सबसे पहले जो इंडस्ट्री है उसका जो न्यू एरा है वो क्या है जी, कॉटन है। सबसे पहले कॉटन की प्रोडक्शन होनी शुरू हुई। कॉटन की प्रोडक्शन होने के बाद कॉटन है जो उसका जो कपड़ा है वो बनना शुरू हुआ इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे इंडस्ट्री की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कॉटन से हुई। कॉटन ही सबसे वैल्यूएबल और इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ है इंडस्ट्रियलाइजेशन में। ठीक है जी। सेकंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन्वेंशन ऑफ 18th सेंचुरी इंक्रीज द एफिकेसी ऑफ ईच स्टेप ऑफ प्रोडक्शन, कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग एंड रूलिंग। ठीक है जी। सो 18th सेंचुरी में जो प्रोडक्शन का होना शुरू हुआ तो उसमें सबसे पहले क्या होनी शुरू हुई जी, कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग एंड रूलिंग। तो ये क्या है जी, थ्रेड को, कॉटन के थ्रेड को पहले कार्ड किया जाता था यानी कि उसको सब सही किया जाता था, फिर उसकी ट्विस्टिंग की जाती थी, ट्विस्ट करने के बाद उसकी स्पिनिंग की जाती थी, स्पिनिंग के बाद उसकी रूलिंग की जाती थी। सो ऐसे प्रोडक्शन होनी शुरू हुई किसकी, क्लॉथ की, कपड़े की, कॉटन के कपड़े की। ठीक है जी। सो सबसे पहले कॉटन से कार्डिंग की जाती थी, कार्डिंग होने के बाद उसकी ट्विस्टिंग की जाती थी, ट्विस्टिंग के बाद उसकी स्पिनिंग की जाती थी और उसके बाद उसको रोल किया जाता था। तो ऐसे थ्रेड बनाया जाता था और उसके बाद थ्रेड से क्या बनता था जी, कपड़ा बनाया जाता था यानी कि कपड़े की प्रोडक्शन होनी शुरू हो गई। ठीक है जी। सो उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी रिचर्ड आर्केराइट। इन्होंने क्या किया था जी, इन्होंने इन्वेंट की थी कॉटन मिल। सो मिल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन स्टार्टेड विच अलाउड अ मोर केयरफुल सुपरविजन ओवर द प्रोडक्शन प्रोसेस। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ कॉटन मिल। सो रिचर्ड आर्केराइट, ही वाज द फर्स्ट मैन, ही इन्वेंट द फर्स्ट कॉटन मिल। ठीक है जी। फर्स्ट कॉटन मिल किसने इन्वेंट की थी, रिचर्ड आर्केराइट। ये स्टूडेंट आपने याद रखना है। सो ऐसे जब कॉटन मिल है जो बना दी गई तो प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हो गई। प्रोडक्शन में है जो वो इंक्रीज होनी शुरू हो गई, प्रोडक्शन है जो बल्क में होनी शुरू हो गई। ठीक है जी। राइट स्टूडेंट्स।
उसके बाद कॉटन बिकम द लीडिंग सेक्टर इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो कॉटन क्या हो गया जी, फर्स्ट लीडिंग सेक्टर हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन का। सो ऐसे हम ये बोल सकते हैं कि सबसे पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, फैक्ट्रीज हैं, वो कहाँ से स्टार्ट हुई, वो स्टार्ट हुई कॉटन से। सो कॉटन वॉज द लीडिंग सेक्टर ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसमें हम ये बोल सकते हैं ये फर्स्ट फेज है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। राइट एवरीबॉडी। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉपिक, किसका थर्ड आ जाता है, थर्ड पॉइंट आ जाता है द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। अब यहाँ पे कौन कौन से चेंज हुए, कौन सा पेस आया जिसपे इंडस्ट्रियल चेंज होने शुरू हो गए। ठीक है जी। तो फर्स्टली द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे नेटवर्क। ठीक है जी। इट्स कॉलोनीज रैपिडली इंक्रीज द डिमांड ऑफ द आयरन एंड स्टील। ठीक है जी। तो फर्स्ट एरा कौन सा था, कॉटन था। उसके बाद वाले नेक्स्ट एरा कौन से आए, आयरन एंड स्टील। जैसे जैसे रेलवे एक्सपेंड हो रहा था तो वैसे वैसे नेटवर्क इंक्रीज हो रहा था। जब नेटवर्क इंक्रीज होने से क्या हुआ जी, वो प्रोसेस है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो भी इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो ऐसे हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रोसेस है इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो कहाँ से शुरू हुआ, वो कॉटन से शुरू हुआ। कॉटन के बाद टेक्नोलॉजी ने क्या किया, रेलवे एक्सपेंड किया और आयरन एंड स्टील की डिमांड भी बढ़ी। तो इन आयरन एंड स्टील की जो फैक्ट्रीज हैं वो भी बननी शुरू हो गई। ठीक है जी। सो न्यू टेक्नोलॉजी एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स कुड नॉट ईजिली डिस्प्लेस द ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल वर स्टिल प्रोड्यूस विद द डोमेस्टिक यूनिट एंड नॉट इन द फैक्ट्रीज। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी आ गई हमारे पास। टेक्नोलॉजी ने क्या किया, प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो गई बट ट्रेडिशनल वर्क है जो उसकी डिमांड एज इट रही, उसकी का डिमांड है जो कम नहीं बनी। क्यों, इंडस्ट्रियल जो कपड़ा बनता था या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो भी बन के आ रही थी उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी स्टूडेंट्स। तो जो ट्रेडिशनल यूनिट थे यानी कि डोमेस्टिक यूनिट थे जहाँ पे लोग घरों में बैठ के कपड़ा कतते थे, बनाते थे, उसको स्पिनिंग करते थे, उसकी वीविंग करते थे, तो उस चीज़ की डिमांड एज इट थी क्योंकि लोग पसंद उसको ज़्यादा करते थे। क्योंकि जो चीज़ हाथ से बनती है वो अच्छी होती है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो ट्रेडिशनल एकदम से डिसअपियर नहीं हुआ, वो ऐसे चल रहा था। इन्वेंशन भी हुई, टेक्नोलॉजी भी हुई, टेक्नोलॉजी ने बहुत हेल्प की, बट ट्रेडिशनल यूनिट की डिमांड है जो वो बढ़ रही थी, एज इट रही जैसी थी पहले उसकी डिमांड, क्योंकि डोमेस्टिक चीज़ों को ज़्यादा लोग पसंद करते थे। नेक्स्ट, हाई कॉस्ट ऑफ द मर्चेंट्स एंड अनसर्टेनिटी ऑफ द परफॉर्मेंस मेड द टेक्नोलॉजिकल चेंज स्लो। मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियल वॉज कॉशियस अबाउट द एक्सेप्टिंग यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। अब मर्चेंट हैं जो वो क्या करते थे, उनको क्या दिक्कत थी, जो वो टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहे थे। अब जो मशीनरी थी वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, उनको बाय करना सभी के लिए ईजी नहीं था क्योंकि इतना ज़्यादा उनके पास पैसा नहीं था, मनी नहीं थी, तो इस वजह से वो इसको परचेज नहीं कर सकते थे। सो इसीलिए जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो स्लो थी। ठीक है। नई टेक्नोलॉजी आने से लोगों ने उसको वेलकम तो किया बट एकदम से उसको अडॉप्ट करने में उनमें हिचकिचाहट थी, यानी कि उनमें ये प्रॉब्लम थी कि हम इसको एकदम से कैसे है जो यूज़ करें और कैसे इसको हम और ज़्यादा इसको एक्सपेंड करें। तो मर्चेंट्स और वर्कर्स उसको न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इतनी ईजिली से, इतनी जल्दी से उनको एक्सेप्ट करने में इसको काफ़ी प्रॉब्लम का जो सामना करना पड़ रहा था। ठीक है जी। सो 1781 में क्या हुआ जी, 1781 में जेम्स वॉट ने इम्प्रूव किया स्टीम इंजन को, प्रोड्यूस बाय द न्यू कॉमन एंड पेंटेड द न्यू इंजन। सो जेम वॉट ने स्टीम इंजन की इन्वेंशन की जिससे और ज़्यादा चेंजेस है जो इंडस्ट्री में आने शुरू हो गए। राइट। तो स्टूडेंट उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है जी इम्पॉर्टेंस ऑफ हैंड लेबर। तो इस इम्पॉर्टेंस ऑफ हैंड लेबर में स्टूडेंट्स यही चीज़ है कि जो घर से बनी हुई चीज़ें थी, डोमेस्टिक यूनिट में जो भी चीज़ प्रोडक्शन की जाती थी उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। ठीक है जी। इंट्रोडक्शन ऑफ मर्चेंट रिक्वायर लार्ज स्केल कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैज चीप लेबर वॉज प्रेफर्ड यूज ऑफ द मशीन्स।
सो उनको क्या होता था, जो मर्चेंट्स थे वो नई मशीनें उनको खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए था, और पैसा खर्च करने की बजाय उनको चीप लेबर है जो वो मिल रही थी। तो वो क्या करते थे, प्रेफर करते थे चीप लेबर को, क्योंकि उनको सस्ती लेबर मिल रही थी और टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, ठीक है। इसलिए वो प्रेफर किसको कर रहे थे, हैंड लेबर को प्रेफर कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, मैनुअल लेबर वाज प्रेफर्ड टू द इंडस्ट्री वेयर प्रोडक्शन फ्लक्चुएट विद द सीजन, ठीक है जी। मैनुअल लेबर को प्रेफर करने का ये भी रीज़न था कि अगर सीजन ऑफ हो जाता था तो जो डिमांड है वो फ्लक्चुएट हो जाती थी, यानी कम बढ़ या ज़्यादा हो जाती थी या कम हो जाती थी, तो इसकी वजह से वो लेबर को ही प्रेफर करते थे, ठीक है जी। सो ये रीज़न था, जो इम्पोर्टेंस थी मैनुअल लेबर की वो हैंड लेबर की वो ज़्यादा थी, ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है लाइफ ऑफ वर्कर्स। तो वर्कर की लाइफ क्या थी, वर्कर की लाइफ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लार्ज स्केल माइग्रेंट्स ऑफ टाउन क्राफ्ट फ्रॉम द कंट्री साइड इन सर्च फॉर जॉब। अब लार्ज स्केल में लोग हैं जो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, किसकी तलाश में, वर्क की तलाश में, काम की तलाश में। वो इधर उधर भटक रहे थे कि उनको टाउन्स में है जो जॉब मिले, काम मिले, क्योंकि विलेज में क्या होता था, उनको उनके पास वर्क नहीं होता था इतना, सीजनल वर्क, सीजनल जॉब मिलती थी, इसलिए दैट्स वाई दे वर मूविंग कंट्री साइड, दे टाउन्स फॉर सर्चिंग फॉर जॉब, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स कि मैनी जॉब सीकर हैड टू वेट वीक स्पेंडिंग नाइट्स अंडर द ब्रिज और नाइट शेल्टर्स। जब उनको जॉब नहीं मिलती थी, काम नहीं मिलता था, तो वो फ्री रहते थे, तो उसी वजह से वो या तो ब्रिज में रहते थे या किसी शेल्टर में उनको घर मिलता था। सो वर्कर बिकम जॉबलेस आफ्टर द बाय सीजन वर्किंग गॉट वर्कर ओवर। जब भी सीजन ऑफ हो जाता था वो फ्री हो जाते थे, उनके पास वर्क नहीं रहता था। सम रिटर्न टू कंट्री साइड व्हेन द डिमांड ऑफ लेबर इन रूरल एरियाज। कुछ जब शहरों में काम खत्म, जो दोबारा अपने घर आ जाते थे और वहाँ पे सीजनल जो वर्क होता था उसको करने के लिए वो दोबारा से वापस घर आ जाते थे। तो ऐसी कंडीशन थी। मोस्ट ऑफ द लुक्ड फॉर आउट जॉब विच टिल मिड 19th century was difficult to find. So many people, most of the people looked odd jobs. उनको odd job करनी पड़ती थी क्योंकि 19th century में difficult था वर्क को फाइंड करना। Fear of unemployment made workers hostile to industrial production, to new technology, ठीक है। ये वुमेन है जो वो घर पे काम करती थी, ठीक है। वर्कर ऐसे है जो जब जॉबलेस हो जाते थे वो सिटी में चले जाते थे, अगर सिटी में वर्क कम हो जाता था वो वापस घरों में आ जाते थे। सो लाइफ है जो वर्कर्स की इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक है जी। उनको सफ़र करना पड़ता था, जॉब सर्च करनी पड़ती थी सीज़न के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। अब इंडियन टेक्सटाइल की बात करते हैं कि इंडियन टेक्सटाइल की क्या पोजीशन थी। बिफोर द एज ऑफ मशीन, सिल्क एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम डोमिनेटेड बाय द इंटरनेशनल टेक्सटाइल मार्केट्स। जब मशीन्स नहीं थी, ठीक है, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इंडियन टेक्सटाइल की जो है डोमिनेशन थी इंटरनेशनल ट्रेड में, ठीक है जी। सबसे ज़्यादा डिमांड है जो इंडियन टेक्सटाइल यानी इंडियन कॉटन की, इंडियन सिल्क की है जो डिमांड बहुत ज़्यादा थी। सो अमेरिकन एंड पर्शियन मर्चेंट टुक गुड्स फ्रॉम पंजाब टू अफगानिस्तान, ईस्टर्न पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया। सो जो अमेरिकन और पर्शियन थे वो क्या करते थे, जो सामान है वो पंजाब से अफगानिस्तान, फिर एशिया, सेंट्रल एशिया से लेके वो अपने देश में जाते थे, ठीक है जी। सूरत और गुजरात है जी, वो कॉस्ट एरिया था, कॉस्टल एरिया था, वहाँ पे मेन इंपोर्ट होता था सामान, वहाँ पे उतरता था गुल्फ एंड रेड सी पोर्ट्स के ऊपर। मछलीपट्टनम है जो वो भी मेन सेंटर था इंपोर्ट का, बिजनेस का, हुगली बंगाल में, ठीक है। ये लिंक्स था, यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड है जो वो किया जाता था। फिर उसके बाद वैरायटी ऑफ इंडियन मर्चेंट्स एंड ट्रेड्स वर इन्वॉल्व इन द नेटवर्क टू एक्सपोर्ट ट्रेड, financing production, carrying goods, supplying export. They gave advance to weaver, procured the woman cloth weaving village and carried the supply to the ports. So जो भी विदेशी मर्चेंट्स इंडिया में आते थे वो इंडियन पीपल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते थे, उनको कैश देते थे, गुड्स को कैरी करते थे, सामान को सप्लाई करते थे, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे।
तो ऐसे वर्क है जो वो चलता था, ऐसे काम है जो वो चलता था। ठीक है, यूरोपियन कंपनी ग्रेजुअली गेन पावर इन द मोनोपोली राइट। सो ज़्यादातर इंडियन टेक्सटाइल के ऊपर मोनोपोली किसकी थी? यूरोपियन कंपनीज की। यूरोपियन कंपनी है जो वहाँ पे मोनोपोली करते थे। तो ट्रेड थ्रू द न्यू पोर्ट्स कैलकाटा बॉम्बे केम टू बी कंट्रोल्ड बाय द यूरोपियन कंपनीज। जितना भी ट्रेड यूरोप बॉम्बे में होता था, गुजरात में होता था, कैलकाटा में होता था, उनके ऊपर सभी के ऊपर यूरोपियन कंपनी की है जो मोनोपोली थी, यूरोपियन कंपनीज का कंट्रोल था। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस लेक्चर में हमने हमारे जो 6 पॉइंट हैं, 6 ये हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे नेक्स्ट वाला टॉपिक है जो वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।